वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सीरीज़ में आज हम लोग 7 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो सीजीएल के मैथ के पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। इसमें बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए समकोण है। अगर ये एबीसी समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें जो एंगल ए है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ये बी और ये सी आ जाएगा। ठीक है, AC और BC की लंबाई 6 और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी AC का लंबाई 6 और BC का लंबाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक चीज़ और बोला जा रहा है कि हम लोगों को क्या पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 6 ये 10 दिया गया तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये AB की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोला, DAB पर इस प्रकार है कि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी AB पर कोई बिंदु D है, इस प्रकार है कि BD बराबर 4 सेंटीमीटर। जब पूरा लंबाई 8 इसमें से BD 4 दिया गया तो इसका मतलब AD भी 4 हो जाएगा। तो हमें किसका लंबाई पूछा जा रहा है, CD का लंबाई पूछा जा रहा है, यानी ये CD का लंबाई पूछा जा रहा है। अगर हम इस त्रिभुज का बात करें ACD, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें हमें लंब पता है 6 और आधार पता है 4, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। यानी DC जो कर्ण होगा, यानी त्रिभुज ADC में जो DC कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 36, यानी कितना हो जाएगा 52। यानी 52 को लिख सकते हैं 4 गुने 13, 4 गुने 13। ये √4 से √4 जो है 2 निकल जाएगा और अंडर रूट 13 जो है अंदर में रह जाएगा, यानी 2√13 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर a/√a² प्लस b², यानी साइन थीटा का जो मान दिया गया है वो a/ कितना दिया गया है, √a² प्लस b² दिया गया है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी ये p और ये कितना हो जाएगा h। तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस होता है वो अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है ना, तो लंब स्क्वायर तो A दिया ही गया है और ये जो है वो आधार के बराबर हो जाएगा, यानी बेस जो है वो B ही हो जाएगा। यही तभी तो लंब यानी A² अब प्लस B² आ जाएगा उसका हाइपोटेनियस। अब आते हैं, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b और टेन थीटा क्या होता है, p/b। अगर हम यहाँ पे B एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, h प्लस p बचेगा और हमारे पास सब कुछ पता है। h के बदले में कितना है, √a² प्लस b², यानी h के बदले में √a² प्लस b² पता है और परपेंडिकुलर के बदले में परपेंडिकुलर के बदले में a है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो a आया है बटा, और बेस तो था वो b ही था। तो यानी ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यानी √a² प्लस b² प्लस a/b, यानी ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इन सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और PR दो समान जीवा हैं। दो समान जीवा हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा QR की लंबाई क्या होगा। यानी ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी देख चुके थे, यानी शायद 5 जून का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट कुछ होगा, उसमें भी हम लोग ये सवाल देख चुके थे। फिर से एक बार देख लेते हैं सवाल कैसे बनाते हैं। पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ये एक वृत्त है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिज्या 10 और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और PR दो समान जीवा है। यानी इस वृत्त में PQ और PR दो समान जीवा है और दोनों की लंबाई जो है, प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसका भी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया और इसका भी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया। और इस त्रिभुज का और इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें जीवा QR की लंबाई ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस बिंदु से इस केंद्र को मिलाएंगे तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, और अगर लंब होता है तो यानी केंद्र से अगर हम इस पे लंब डालते हैं तो ये QR को 2 बराबर भागों में बांट देगा, QR को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हमें QR का लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि परिवृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है वो परिवृत्त कहलाता है। और तो यहाँ पे परिवृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो परिवृत्त का त्रिज्या से हम लोग ये QR की लंबाई पता कर सकते हैं। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाता है,
परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, ABC बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है ABC बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिवृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी तीनों भुजा की लंबाई कितना है, पहला भुजा 12 है, ये भुजा भी 12 है, और ये QR का लंबाई पता नहीं है तो QR को QR ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। और आधार का अगर बात करें, यानी इस त्रिभुज का बात करें, तो आधार आपके पास आ जाएगा QR। और ऊंचाई का अगर हम बात करें तो ऊंचाई क्या आ जाएगा, ये इसको मान चलिए हम लोग कोई नाम देते D, यानी PD जो है इसका ऊंचाई आ जाएगा गुने PD, यानी QR से QR कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो PD का जो लंबाई आएगा, देखिए ये PD इधर आ जाएगा, यानी ये PD जो है यहाँ आ जाएगा, और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 12 छक्के 72 बटा 10 यानी 7.2 आ गया। अगर PD का लंबाई 7.2 आ गया तो हम ये वाले त्रिभुज में PDQ, यानी ये नीचे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री जब है तो हम ये बेस निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 7.2 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या होगा कि जो आपका ट्रिपलेट का मल्टीपल चेक कर लेंगे, जैसे ये 12 दिया गया है और ये 7.2 दिया गया है, ठीक है। अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये 120 और 72 हो जाता है ना, ठीक है। अगर हम फिर इसको क्या करते हैं 6 से काट देते हैं, सॉरी 12 से काट देते हैं, तो 12 से ये 10 बार में 12 छक्के 72, हम लोग को क्या पता है 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का, यानी ये 10 ये 6 तो ये 8 हो जाएगा। अब इसका जो 12 गुना जब हम ले रहे हैं तो तीनों का 12 गुना लेंगे, तो 12 × 96 यानी 96 72 और 120 का भी ट्रिपलेट होगा। जब हम इसको 10 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 10 से भाग, तो ये 9.6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो DR का लंबाई होगा वो 9.6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो भी क्या बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है। जब ये 9.6 आ गया तो ये भी 9.6 होगा, दोनों बराबर था, तो टोटल जो QR का लंबाई आ गया दोनों को गुना कर जोड़ेंगे, यानी 9.6 + 9.6 कितना हो जाएगा 19.2, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कर लेना कॉपी पे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि X रुपये की एक राशि को उधार ली गई और इसे 35,280 रुपये के 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया गया। तो ब्याज की वार्षिक दर अगर 5% हो तो ब्याज वार्षिक संयोजित था तो X का मूल्य क्या होगा। यानी किस्त वाला सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर 5% का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है 5/100 यानी 1/20, यानी 20 रुपये में 1 रुपया ब्याज मिलता है, हमें ये पता है। अगर पहला साल मूलधन 20 रुपया है तो मूलधन अगर 20 रुपया है, पहला ईयर फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, मूलधन अगर 20 रुपया है तो हमें किस्त सहित उसको कितना देना पड़ेगा 21 रुपये देना पड़ेगा। 1 रुपया ब्याज आ जाएगा तो किस्त के रूप में हमें 21 रुपये देना पड़ेगा। अगर सेकंड साल क्या होता है, मूलधन और किस्त का जो अनुपात होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400:441 हो जाएगा मूलधन और किस्त सेकंड साल का। अगर दोनों बगल अलग अलग किस्त रहता है, दोनों साल अलग अलग किस्त रहता तब हम इस किस्त का वैल्यू अलग निकाल के यहाँ से अलग मूलधन निकाल लेते हैं और इस किस्त का अलग वैल्यू निकाल के यहाँ से हम अलग मूलधन निकाल लेते हैं। ये कब, जब दोनों किस्त अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों किस्त बराबर है, 35,280 की 2 बराबर किस्त हैं, तो हम क्या करेंगे इस किस्त को भी बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है तो हम बराबर कर सकते हैं। यानी अगर हम दोनों किस्त को बराबर करना चाहें तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 420 आ जाएगा, यहाँ पे 441 आ जाएगा। अब हमें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों बगल किस्त बराबर हो गए, तो अगर यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितना देगा 35,280 और यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितना का आ रहा है 441, यानी ये 441 का वैल्यू 35,280 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है ना, x का मान क्या होगा ना, तो पहला साल मूलधन 420 था, अगला साल मूलधन 400 हुआ, इन टोटल मूलधन कितना हो जाएगा 820, टोटल मूलधन 820। जब एक का वैल्यू 80 तो 820 का वैल्यू कितना हो जाएगा 820 × 80, यानी यहाँ से गुना करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, 16 और 8 64 65, यानी 65,600
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें हमें किस्त वाला में अगर इस तरह से बनाएंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अगर फार्मूला से बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल जब भी हम लोग बनाते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्म हम कैसे लाएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इजकल टू ये 4 × 12a प्लस 4b और माइनस 8c। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर को फॉर्म लाना है तो ए वाले को एक साथ रखेंगे और बी वाले को एक साथ और सी वाले को एक साथ रखेंगे। अगर हम ए वाले को एक साथ रखते हैं तो ये 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। और स्क्वायर का फॉर्म लाने का क्या मतलब है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये 3a स्क्वायर आ गया और ये अगर 12a इधर आएगा तो -12 आएगा ना, -12 है। और इस -12a को हम लोग 2ab बना सकते हैं, 2 और a के बदले में 3a है, तो इसका मतलब b के बदले में हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 × 6 2 × 12 यानी 2 रखना पड़ेगा। अगर b के बदले में हम 2 रखें तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, तभी तो ये 3a - 2 का स्क्वायर बन पाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब b का बात करते हैं। ये 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। अब और ये जो 4b इधर आएगा तो ये -4b हो जाएगा। इस -4b को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, -2ab, 2 a के बदले में क्या है यहाँ पे 2b, तो इसका मतलब b के बदले में कितना रखने पड़ेगा, यहाँ तो -4b आ गया तो इसका मतलब b के बदले में हमें 1 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, तभी तो ये 2b - 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। अब आते हैं c के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया है c² प्लस 2ab रखते हैं ना, अगर ये 8c इधर आएगा तो ये प्लस 8c हो जाएगा और 2ab रखेंगे, 2 a के बदले में क्या है c और b के बदले हमें 4 रखना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हैं ना, तो a के बदले में c रख लेते हैं, 2 a के बदले में c रख लेते हैं और b के बदले में 4 रखेंगे, तभी तो ये 4 दूना 8c होगा। अगर हम यहाँ 4 रखें तो इसका मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, यानी 16 रखना पड़ेगा बराबर 0, क्योंकि सारा टर्म को हम इधर ले आए। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो 21 था वो कैसे टूटा, 4 यहाँ और 1 यहाँ, 4 1 5 और 16 5 21, ये 21 टूट गया ना। तो अब हमें सब ये पता चल गया, यानी ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, 3a प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये संख्या 3a प्लस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस और ये जो संख्या है 2b - 1 का होल स्क्वायर है, 2b - 1 का होल स्क्वायर है। और ये 3a - 2 का होल स्क्वायर है, सॉरी ये a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर है, 3a - 2 का होल स्क्वायर है। और ये जो संख्या है वो c प्लस 4 का होल स्क्वायर है बराबर 0। ठीक है, तो ये बराबर 0 कब होगा, जब ये तीनों का मान, यानी ये मान और ये मान जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर 3a - 2 जो है इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, ये 2 प्लस में जाएगा बटा 3। अगर 2b - 1 अगर 0 के बराबर होता है तो ये b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर c प्लस 4 0 के बराबर होता है तो c बराबर कितना हो जाएगा, -4। जब a b c का मान हमें पता चल गया तो हमें क्या चीज़ का मान निकालना है, 9a प्लस 4b माइनस c। 9 a के बदले में कितना होता है, 2/3 प्लस 4 b के बदले में 1/2 और c के बदले में -4, यानी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। माइनस पहले से था और c का मान -4 था तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6 2 8 प्लस 4 12, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। तो इस सवाल ऐसा सवाल जब भी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और स्क्वायर के फॉर्म में जब आ जाएगा ये सवाल तब ये सवाल इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50, 70 और 80 भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का भुजा x सेंटीमीटर है तीनों भुजा, और एक त्रिभुज का भुजा 50, 70 और 80 सेंटीमीटर है, और इस दोनों का जो एरिया है वो क्या है, बराबर है इस दोनों का एरिया। तो ये जो है त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा x था तो x स्क्वायर इक्वल टू। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के फार्मूला से निकाल सकते हैं। हीरोन का फार्मूला निकालने के बाद सबसे पहले हमें s निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 80 + 70 150 और +50 यानी 200/2 यानी 100 इसका अर्ध परिमाप आ गया। जब s निकल गया तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाता है, √s × s - a × s - b × s - c। तो यानी √s के बदले में कितना है 100, और s - a करेंगे यानी 100 में से 80 करेंगे तो 20, और 100 में से 70 घटाएंगे तो 30, और 100 में से 50 घटाएंगे तो 50। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, ये 00 का 1 0 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये 50 × 2 50 × 2 100 हो जाएगा, ये 100 का 1 0 बाहर निकल जाएगा, √3 यानी 1000√3 इसका जो एरिया आ गया इस त्रिभुज का, यानी इसको लिख सकते हैं 1000√3। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 00 से 00 कट गया तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 1000, और ये 00 को हटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा। अब ये 4 का 2 निकल जाएगा, और ये 100 का 10 निकल जाएगा, और √10 रह जाएगा, यानी 100 का 10 निकल जाएगा, 1 0 रह जाएगा, यानी 20 √10 आ जाएगा। √10 का मान कितना होता है, 3.16। √10 का मान कितना होता है, 3.16, यानी 20 × 3.16 यानी 1 3 दूना 62, 1 63.2, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये सवाल भी शायद पीछे वाला वीडियो में था। त्रिभुज ABC में AD एंगल A को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर त्रिभुज ABC में अगर एंगल A का द्विभाजक AD रहता है, एंगल A का द्विभाजक AD, तब इस दोनों का जो अनुपात होता है वो इस दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी AB/BD जो है वो किसके बराबर हो जाता है, AC/CD के बराबर हो जाता है, DC के बराबर हो जाता है, जब ये एंगल A का द्विभाजक होता है तब। तो इसमें हमें सारा मान दिया गया है, यानी BCA दिया गया, यानी ये जो BC का लंबाई है वो पूरा A दिए गए हैं, और AC का लंबाई B, यानी ये जो AC का लंबाई वो B दिया गया है, और ये AB का लंबाई जो है वो C दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए का मान पूछा है, CD का मान पूछा है, तो हम लोग CD को x मान लेते हैं ताकि डायरेक्ट x हम लोग निकाल सकें। अगर CD x है तो ये BD A - x हो जाएगा, पूरा लंबाई A, उसमें से CD अगर x है तो ये A - x हो जाएगा। अब हमें सब कुछ पता है तो हम इस फार्मूला पे पुट कर देंगे। AB के बदले में कितना था C, और BD के बदले में A - x, और AC के बदले में B, और DC के बदले में x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये CX बराबर क्या हो जाएगा, BA - BX। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x को एक साथ रख लेते हैं, यानी CX + BX बराबर BA। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, B + C बराबर BA। अगर हम इस B + C को काट के मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा B + C, यानी इस सवाल का आंसर होगा AB/B + C। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी धारा के विपरीत उसका जो चाल होगा, धारा के विपरीत चाल, अगर धारा के विपरीत चाल का बात करें तो दोनों का चाल घट जाता है, व्यक्ति और धारा का चाल। वो कितना हो जाएगा, चाल बराबर का दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, और समय कितना है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट क्या लिख सकते हैं, 1 × 20/60,
यानी 20×3 यानी 4/3 लिख सकते हैं ना। समय 4/3 है तो ये 4 और बटा 3 करेंगे, ये 3 कट के ऊपर चला जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी धारा के विपरीत उसका जो चाल आ गया वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। और धारा के साथ उसका चाल निकाल लें, धारा के साथ उसका चाल क्या हो जाएगा, दोनों चाल जुट जाएगा धारा के साथ चाल निकालने के लिए। और चाल वाला क्या होता है, दूरी बटा समय, यही दूरी यही 4 किलोमीटर ही है और समय कितना लग रहा है, केवल 24 मिनट में वापस आ जाता है। यानी 24 मिनट लग रहा है, 24 मिनट को अगर हम घंटा बदलेंगे तो बटा 60 करेंगे और ये 60 कट के ऊपर चला जाएगा, यानी 4 × 6 = 24, 24 कट जाएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर उसके धारा के साथ ही उसका चाल आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, यानी स्थिर पानी में पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमें धारा के चाल से कोई मतलब नहीं है, तो हम इस दोनों को हम लोग कैंसिल, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोग व्यक्ति का चाल निकाल लेते हैं। तो व्यक्ति का चाल यानी x निकालना है, y धारा का चाल होता है, तो x निकालना है। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, n x + x 2x बराबर यहाँ पे कितना 3 + 10 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/2, यानी व्यक्ति का जो चाल आ गया वो 13/2 किलोमीटर पर आवर। अगर 13 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 13 और स्पीड कितना है 13/2, यानी ये 13 से 13 कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो यानी 2 घंटा उसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को खुद से सॉल्व कर लेना है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये सब सवाल तो इजी वे में बन जाएगा। इस सवाल को खुद से सॉल्व कर लेना है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB का वृत्त व्यास है, AB का वृत्त व्यास है, यानी एक चतुर्भुज है जिसका एक भुजा जो AB है वृत्त का व्यास, अगर वृत्त का व्यास है इसका मतलब केंद्र से होकर गुजरेगा, ये जो AB है वो वृत्त का व्यास है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा तब ABCD। और ये बोला भी गया वो वृत्त बिंदु ABCD से गुजरता है, यानी ये जो वृत्त है बिंदु ABCD से होकर गुजरता है और AB वृत्त का क्या है, व्यास है। अगर यदि एंगल ADC 130 डिग्री दिया गया है, यानी ADC ये 130 डिग्री दिया गया है, तो BAC पूछा जा रहा है, BAC तो AC को पहले मिलाना पड़ेगा तब, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है। हम लोगों को क्या पता है कि ABCD अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये 130 तो ये बच गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। ये जो एंगल C है वो अर्धवृत्त पे बना है ना कोण, यानी ये व्यास है, व्यास पे कौन बना है, एंगल C बना है, तो यानी एंगल C जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। अब ये त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC में तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 90 50 140 ये हो गया, तो बाकी बच गया 40 डिग्री, यानी एंगल BAC जो होगा वो 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो वस्तु की कीमत 4:5 में है, यानी पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का जो कीमत है वो 4:5 में है। पहले की कीमत में अगर हम x% का वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 + x% हो जाएगा। अगर जैसे हम 20% का वृद्धि करते हैं तो 100 में 20 जोड़ के 120% निकालते हैं ना, उसी तरह पहले इस वस्तु का कीमत 4 था, अगर हम x% का वृद्धि करेंगे तो 100 + x% हो जाएगा। और दूसरे में अगर हम 30% का कमी करेंगे तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% हो जाएगा, और तब जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं ईजियली। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी 7 से कितना बार में, 10 बार में, तो 100 + x बराबर क्या आ जाएगा, यानी 5 × 100, यानी ये 10 को गुना करेंगे 100 बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी 4 से 25 बार में 25 × 5 = 125 आ गया, तो ये 100 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 25%, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तु बेची, तो यानी 25 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य दिया गया है, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 2500 है तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, 2500 बटा 25। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर में हम लोग के पास वस्तु का संख्या आ रहा है, वस्तु का संख्या, और नीचे क्या आ रहा है, मूल्य आ रहा है।
यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया वो 2500/25 ये SP आ गया। तो उस स्थिति में क्या होता है, 10% का हानि होता है। अगर हम यहाँ पे 90% निकालेंगे, 10% का अगर हानि होता है, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 100/90। विक्रय मूल्य दिया रहता है, अगर क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम लोग उल्टा लिखते हैं। तो इतना रुपये मेरा क्रय मूल्य आया एक वस्तु का। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो हम लोग कितना बेचेंगे, 120/100 में एक वस्तु कितना बेचेंगे अगर 20% का लाभ चाहिए तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पहले कितना इसका कैलकुलेशन आ रहा है। ये डबल जीरो कट गए, 30 से 3 बार में, 30 से ये 4 बार में और 25 से ये 100 बार में, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आया 400/3 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 400 वस्तु को 3 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पे बोला है 400 रुपये में 3 वस्तु को बेचा गया। तो यहाँ बोला 2400 रुपये में कितना वस्तु को बेचा जाएगा। तो अगर हम ऊपर नीचे 6 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2400/18। इसका मतलब क्या हो गया, 2400 रुपये में 18 वस्तु बेचा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर में जो है वस्तु का संख्या आता है और नीचे उसका मूल्य आता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, एक 10 अंक का संख्या है 8 9 7 3 5 9 y x 2 y 7x2। ठीक है, इसको जब हम लोग 72 से भाग देते हैं तो ये 72 से विभाज्य है और तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान निकालना है। यानी y का मैक्सिमम मान के लिए इसमें 3x - y का मान निकालना है। तो 72 से अगर विभाज्य है, इसका मतलब जो संख्या 9 और 8 से कटेगा वो संख्या 72 से भी कट जाएगा। तो 8 के डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि लास्ट का 3 अंक हम लोग चेक करते हैं, यानी 7x2 हम लोग चेक करेंगे। अगर हम 7x2 लेते हैं, 7x2, 7 यहाँ पे लिख लेते हैं 7x2, यानी ये अगर 8 से कटेगा तो x का क्या मान होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे 64 लगाते हैं, 88 64, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 7 आ जाता है, 7 और ये 72 हो जाएगा तो फिर 8 9 72 लग जाएगा। अगर यहाँ पे 7 लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 71 में से 64 गया तो 7 आएगा, फिर ये 2 उतरेगा तो 8 9 72 कट जाएगा। यानी x का मान क्या संभव है, एक आ सकता है। अगर हम 72 लगाते हैं, यानी 8 9 में 72 लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे 3 भी आता है, 3, तो ये 32, 8 चौका 32 लग जाएगा। यहाँ पे 3 कब आएगा, जब यहाँ पे 3 + 2, यानी यहाँ अगर 5 रहता है, x के बदले में 5 रहेगा तो और यहाँ 2 रहेगा, 75 रहेगा, ये दोनों 75 रहेगा, 72 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में 2 उतरेगा तो 32 कट जाएगा। एक चीज़ और, अगर हम 72 बार में लगाते हैं और यहाँ अगर 7 रिमेनिंग बच जाता है और ये 2 उतरेगा तो भी तो कट जाएगा ना, 8 9 72। अगर यहाँ 7 लाना है तो इसका मतलब हमें x के बदले में कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 9 में से ये 2 घटेगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x का 3 मान संभव है। पहला मान क्या है, 1, दूसरा मान 5 और तीसरा मान 9। ठीक है, x का 3 मान आ गया हमारे पास, 1 5 9। लेकिन हमें x का अधिकतम मान बोलता तब हम लोग डायरेक्ट 9 लेकर सवाल को बना सकते थे, लेकिन यहाँ y का अधिकतम संभव मान बोला जाता है ना, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम 9 का मल्टीपल चेक करें, यानी x का तीनों मान लेकर देखना पड़ेगा कि y कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अंकों का जो योग होता है वो 9 से कट जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले 9 वाले को हटा देते हैं, जो 9 से कट रहा है। ये 9 को हटा दिए, ये 9 को हटा दिए, और ये 7 2 9 को ये हटा दिए, और कहीं पर हटेगा 8 7 15 3 18, ये भी हट सकता है। 8 7 15 3 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये तीनों मिल के 9 से कट रहा है। अब यहाँ केवल 5 बचा। ठीक है, यहाँ 5, यहाँ एक 6, तो इसका मतलब y के बदले में 3 रखना पड़ेगा। जब हम x के बदले में 1 रखेंगे तो 5 + 1 6 और 3 9, यानी y के बदले में 3 रखना पड़ेगा। अगर हम x के बदले में 5 रखते तो 5 5 10, तो x के बदले में 8 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 + 10 8 18 हो जाएगा। अगर हम x के बदले में 9 रखते, ये 9 से कट रहा है, यानी 5 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो x का अधिकतम मान कहाँ आ रहा है, ये 8 आ रहा है। जब x का अधिकतम मान 8 आ रहा है तो y उस समय क्या हो रहा है, 5 हो रहा है।
यानी जब x का अधिकतम मान 8 हो रहा है तो y उस समय क्या हो रहा है, सॉरी y का जब अधिकतम मान 8 हो रहा है तो x उस समय क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो आप तब हमें 3x माइनस वाई का मान निकालें, 3 गुने 5 माइनस वाई के बदले में 8, यानी 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 7 होगा। तो केयरफुली हमेशा यहाँ पे जो है मान रखते समय थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या संभव मान आ सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा के एबी सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 110 है। इन दो सेक्शन है, एक ए है दूसरा बी है। इसमें जो संख्या है टोटल 110 है। यदि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना से 10 अधिक है, यानी बी की तुलना से ये 10 अधिक है, तो इसका मतलब अगर ये 50 होगा तो ये 60 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 110 हो जाएगा और 10 भी अधिक भी है। यानी संख्या का जो अनुपात आएगा 60 और 50 आ जाएगा, अनुपात नहीं रियल मान है उसका, 60 और 50 हो जाएगा। अब क्या बोला है, एक टेस्ट में एक सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, बी का जो है वो 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी अगर ए का 5 है तो बी का उस 1 अधिक हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी उसके औसत का अनुपात आ गया, औसत का जो अनुपात आ गया 5:6 होगी। तो टोटल उसका अगर हम 5:6 लेते हैं तो टोटल मार्क्स कितना आता है, औसत टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 6×300 यहाँ पे और 6×300 यहाँ पे, यानी टोटल जो अनुपात में स्कोर आएगा वो 600 आ जाएगा। और टोटल स्कोर दिया कितना गया है, 72 दिया गया। अगर औसत 72 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 गुने 72, 110 गुने 72 होगा ना, क्योंकि टोटल 110 छात्र है, 110 छात्र का अगर औसत 72 है तो टोटल स्कोर 110 गुने 72 हो जाएगा। और टोटल स्कोर अनुपात में 600 था, जब 600 का वैल्यू 110 गुने 72 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 गुने 72 बटा 600, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और ये 4 से 15 बार में, 4 से 18 बार में, फिर ये 3 से 6 बार में और 3 से ये 5 बार में, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 66/5 आ जाएगा। उसका 66/5 1 का वैल्यू आ गया। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, ए में छात्रों का औसत स्कोर कितना है, तो ए में छात्रों का औसत स्कोर 5 था। जब 1 का वैल्यू 66/5 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66/5 गुने 5, यानी ये दोनों कट जाएगा, यानी 66। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। अगर 18% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर अगर 18% का छूट देता है तो इसका मतलब ये 82% में बेचता है, 82% में, और बेच कितना हो रहा है, 492 में। तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 82 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 600 हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य पे 18% का छूट दिया तो 82% में बेचा और बेच कितना 492 में, यानी जो अंकित मूल्य है 600 हो जाएगा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अगर ये 600 का 600 में ही बेचता, यानी जब भी उसका एसपी 600 होता तब उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100/120। विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना हो तो हम लोग उसको उल्टा लिखते हैं, यानी 12×5 = 60, यानी 5 बार में कटेगा, यानी जो क्रय मूल्य आएगा वो 500 रुपये। इसका क्या आ जाएगा, CP ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा बाई 1/k दिया गया है। तो हमें k का मान निकालना है। देखिए, अगर इस सवाल को अगर हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसका अगर पता रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लेकर हमें यहाँ बनाना है तभी वो बन पाएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल में पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे -1 है तो इसको आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लेकर सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर यहाँ पे, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो भी लेकिन लंबा प्रोसेस जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे और ऑप्शन में भी हम लोग नीचे ऑप्शन में भी हम लोग थीटा का मान पुट कर देंगे। ठीक है,
थीटा का मान 45 डिग्री नहीं पुट कर सकता। अगर थीटा का मान 45 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 ये भी होगा, यानी 1 - 1/√2 ये ऑप्शन, 1 - 1/√2 ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क्या होगा, मैच कर जाएगा। उस स्थिति में हमें प्रॉब्लम होगा। तो थीटा के बदले हम क्या करते हैं, ऐसा मान पुट करते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेशन ना दे। अगर हम 30 डिग्री रखें तो 1/√3 दे देगा, और ये 2/√3 ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम थीटा के बदले में क्या रखते हैं, 60 डिग्री रख लेते हैं। उससे पहले हमें 1/k दिया गया और हमें k निकालना है, तो अगर हम इसको पलटेंगे, k लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और डिवाइड बाय 1/sec थीटा हो जाएगा ना। जब हम k का मान पलटेंगे तो ये इस साइड भी पलट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा के वाले में 60 डिग्री पुट कर देते हैं। थीटा के वाले में 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3, sec 60 2 और -1 बाय tan 60 √3, sec 60 2 और प्लस 1, और यहाँ पे 1/sec थीटा है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। sec 60 होता है 2, 1/2 हम इधर रख लिए। अब ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 -1 हो जाएगा। इस दोनों कैलकुलेशन प्लस 1, इस दोनों कैलकुलेशन -1। अगर हम इसका परमेकरण करेंगे √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 से परमेकरण अगर हम करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2√3 डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुने ये a माइनस बी इंटू ए प्लस के बी क्या होता है, a² माइनस b², a² करेंगे √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² करेंगे तो 1, यानी 3 में से गया 2 अब इसका देखते हैं, यानी 3 1 4 प्लस 2√3 आ गया ऊपर, और नीचे डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 दूना 4। अगर ये 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 यानी √3/2, यानी 1 प्लस √3/2। जब इसका कैलकुलेशन 1 प्लस √3/2 आया तो ऑप्शन में थीटा के वाले में 60 डिग्री रखने पे कहाँ पे 1 प्लस √3/2 आता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। यानी 1 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर हम थीटा का मान रखते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा जब हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, उससे जल्दी में हमें थीटा का मान पे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन के लिए काम करते हैं और बी पहले दिन काम शुरू करते हैं और ए अकेले 48 दिन काम पूरा कर सकता है, यदि वह काम 11.1/3 दिनों में पूरा होता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने काम को कितने दिन पूरा करेंगे। देखिए ये सवाल बहुत ही ईजी है और कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको बता देते हैं। देखिए जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क, तो उसको अगर सीजीएल के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क को सीजीएल के लिए, तो इतना ध्यान देना है कि उसमें टाइम एंड वर्क में जितना भी तरीका से बनता है, चाहे वो एलसीएम मेथड से बने, चाहे टोटल वर्क मान के बनाना पड़े, चाहे टोटल वर्क, चाहे बट्टा भाग लेकर बनाते जैसे 1/2 प्लस 1/3, इस तरह सारा चीज़ को जानकारी में रहना ज़रूरी है, तभी हम टाइम एंड वर्क के सवाल को ईजियली सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो टाइम एंड वर्क है वो एलसीएम मेथड से ईजियली सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी हमें उसका भाग लेकर ईजियली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सभी मेथड को जानकारी में रहना ज़रूरी रहता है। इस सवाल पे आते हैं, ए और बी क्या होता है, बारी बारी से काम करता है और बी पहले दिन काम शुरू करता है, यानी पहला दिन बी आया, दूसरा दिन ए आया, फिर तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए, पाँचवा दिन बी, छठा दिन ए, सातवां दिन बी, आठवां दिन ए, नौवां दिन बी, 10वां दिन ए, 11वां दिन बी और 12वां दिन पूरा ए नहीं काम करता है। 12वां दिन जो है 1/3 दिन काम ही करता है ए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी कितना दिन आया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यानी बी कितना दिन काम किया, ये 11.1/3 दिन में 6 दिन बी काम किया। और ए कितना दिन काम किया, अगर ए का बात करें हम, ए कितना दिन काम किया, 1 2 3 4 5 दिन ये और 1/3 दिन ये, यानी 5 प्लस 1/3 कितना होता है, 5 से 15 16/3 दिन जो है वो ए काम किया। ठीक है, अब देखिए कितना ईजीली सवाल मेन यही निकालना था। अब सवाल बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ए कितना दिन में करता है, ए जो है वो 48 दिन में करता है, ए 48 दिन में। ठीक है, ए 48 दिन में टोटल काम करता है। अब मान लेते हैं बी जो है 1 दिन में टोटल काम करता है,
ए 48 दिन में अगर टोटल काम करता है, हम मान लेते हैं कि बी x दिन में टोटल काम करता है। अगर ए 48 दिन में टोटल काम करता है तो 16/3 दिन में कितना भाग कर देगा, 16/3/48 करेंगे। जैसे अगर ए 48 दिन में, जैसे अगर मान चलिए ए 10 दिन में काम करता है तो 2 दिन में कितना भाग कर देगा, 2/10 यानी 1/5। उसी तरह से यहाँ बात करें, ए 48 दिन में टोटल काम करता है तो 16/3 दिन में कितना भाग कर देगा, 16/3 × 48 भाग। अगर बी x दिन में टोटल काम करता है तो 6 दिन में कितना भाग कर देगा, 6/x भाग कर देगा, और ये दोनों काम के भाग को मिलाकर 1 भाग हो जाएगा, यानी काम का जो टोटल भाग होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 16 से ये 3 बार में, यानी 1/9 अगर उधर जाएगा तो -1/9, यानी 6/x बराबर 8/9। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, जो x बराबर आएगा वो 27/4 आ गया। इसका मतलब b जो है वो 27/4 दिन में एक काम को करता है, तो उसका 4 गुना काम का निकालने के लिए तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 27 दिन में b 4 गुना काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये सवाल कितना इजीली सॉल्व हो गया अगर हम ये वाला फ्रैक्शन वाला चीज़ जानते रहेंगे। तो अगर हम टोटल वर्क मान के भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा इसके तुलना में वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, ए बी से 20% कम है। ए बी सी डी का 4 व्यक्ति है, तो पहले चारों का बात कर लेते हैं। ए जो है बी से 20% कम है, बी का अगर 100 मानेंगे तो ए 80 हो जाएगा। सी डी से 20% अधिक है, अब इस दोनों का भी रहने देते हैं। डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, और 80 का 1/4 20। अगर ये 20 कम है तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगा। अब क्या बोला, यहाँ पे आते हैं, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी सी जो है डी से 20% अधिक। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 60 का 1/5 निकालेंगे तो 12। अगर ये 12 अधिक है तो इसका मतलब सी 72 हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी बी और सी का बात किया जा रहा है, तो हम केवल इसी दोनों स्टेटमेंट को लेते हैं। यानी सी बट्टा जो बी होगा वो 72/100 हो जाएगा, 72/100 कर सकते हैं। तो यहाँ से सी बराबर क्या होता है, 0.7 बी हो जाएगा। ये 0.72 बी होगा ना, और ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0.72 बी, यानी बी जो है 0.72, सॉरी सी जो है 0.72 बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें x² - 3x + -1 बराबर 0 दिया। अगर अलजेब्रा का आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा कि x² - 3x - 1 अगर 0 के बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को, बीच वाले टर्म को उधर ले जाते हैं। तो यानी x² - 1 किसके बराबर होगा, 3x के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 1/x किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर होगा। तो ये x कटेगा, तो यानी x - 1/x जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इस चीज़ को हम लोग रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 8 - 1/x बचेगा। अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो गुने, यहाँ पे क्या है, x³ - x पावर -1 का पावर -1 है। अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ x पावर -1 है, इसको लिख सकते हो 1/x। अगर हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x², तभी तो ये x कटेगा तो 1/x बचेगा, पावर में -1, यहाँ पे -1 दिया गया। ठीक है, तो जब हमें पता है कि x - 1/x अगर 3 दिया गया है तो x² + 1/x² क्या हो गया। अगर x - 1/x ये दिया रहता है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² + 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 + 2 यानी 11 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सब कुछ जब हमें पता है तो सारा मान हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी x के बदले में x रहने देते हैं। और x - 1/x कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, x - 1/x 3 दिया गया, ये 3 अब +8 ये 11 हो जाएगा, गुने ये x के बदले में x रहने देते हैं, और x² + 1/x² मेरे पास कितना गया था, 11 आ गया था, पावर -1, यानी ये आ जाएगा 11x, और ये भी 11x पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो 1/11x। तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड का साइन होगा, 135√5 x³ - 2√2y³ डिवाइड बाय 3√5x - 2√2y। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता चला कि ये किसका क्यूब होगा तो यहाँ पे जो संख्या होगा ना उसी का क्यूब करेंगे, क्योंकि तभी तो वो उससे कट पाएगा ना। इसका मतलब 135√5 जो है
वो 3√5x का क्यूब है, माइनस ये जो होगा वो √2y का क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड बाय जो ये है इसको बाद में हम लोग इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी यानी 3√5x माइनस a माइनस बी √2y। a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 5 45x स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है इसमें, अगर ए बी करेंगे तो 3√5x और √2y यानी 3√10xy बटा ये, अब इसका यूज कर लेते हैं 3√5x प्लस यहाँ पे माइनस √2y, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये जो संख्या है 45x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3√10xy ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है ax स्क्वायर, ये जो किसके बराबर है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस √10cxy। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 45 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45। यहाँ वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ √10xy का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे √10xy का कॉफिशिएंट सी है, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस 9c निकालना है। तो ए के बदले में 45, बी के बदले में 2 और 9, सी के बदले में 3, 45 2 47 माइनस 27, यानी सवाल का जो आंसर होगा वो 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, और थीटा का जो मान है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो जैसे 0 हो गया, 0 से 90 के बीच में बोला जा रहा है ना, तो इसमें 45 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 मान रख के चेक करना पड़ेगा कौन मान से सेटिस्फाइड होगा। तो मान रखते समय थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो हम इजीली इस सवाल को बना देंगे। जैसे अगर हम वैसा मान रखेंगे जो ये मान रूट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान रूट में आएगा तो स्क्वायर होके ये रियल मान दे देगा, और ये भी रूट में आएगा तो स्क्वायर होके रूट हट जाएगा। जब ये दोनों रूट से हटा हुआ रहेगा और ये रूट में रहेगा तो कभी भी इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा मान रखेंगे कम से कम ये कॉस थीटा जो है वो रूट में ना दे, तो थीटा इजिकल टू हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। थीटा अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तो ये मान रूट में नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। अगर हम थीटा इजिकल टू 60 डिग्री रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 इंटू, और ये कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2 बराबर कितना, साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 6 अब प्लस 4, यानी 1 मिनट बराबर 3/4। यहाँ पे 8 होगा, 4 दूना 8 ना, यहाँ पे 2/1 था तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 1 9 में 6 गया, 3/4 बराबर 3/4 आ गया ना। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 रखने पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होता है। तो हमें क्या निकालना है, 2 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान निकालना है। तो 2 कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, और कॉट 60 कितना होता है प्लस कॉट 60 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे 4/√3 और 4/√3, यानी जो आंसर आएगा 8/√3। ऐसा अगर ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, √3 से परमीकरण करेंगे तो ऊपर 8√3 बचेगा और नीचे √3 गुने √3 3 बचेगा, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि यदि सी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त आरेख में दर्शाया जाए तो 2012 में कारों के उत्पादन दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। यानी सी प्रकार के डेटा को बारे में बोला जा रहा है ना, सी प्रकार के डेटा के बारे में। तो सी प्रकार का डेटा का अगर हम त्रिज्यखंड में दर्शाएंगे कोण में, तो 2012 में कितना है 45 है,
2012 में 45 है। टोटल कितना है, अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 14, 6 20, 2 और 6 5 11, 4 15, 5 20, 5 25, 2 27, यानी 270 में 45 हो रहा है 270 में, तो हमें केंद्रीय कोण निकालना है। अगर परसेंटेज बोला जाता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं, लेकिन अगर तिर्यकखंड का कोण निकालना है तो इसका मतलब 360 में अगर निकालना है ना तो 360 से गुना करेंगे। यानी 9 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 9 से ये 4 बार में, 3 से फिर ये 15 बार में, यानी 15 गुने 4 60 डिग्री इसका कोण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2011 में टाइप ए, 2012 में टाइप सी और ई कारों के कुल उत्पादन। तो 2011 में टाइप ए कितना है 69, और 2012 में टाइप सी, 12 में टाइप सी है 45 और टाइप ई है 61। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 5 15, 6 6 12 4 16 17 175 आ जाएगा। का कुल उत्पादन 175 आ गया। फिर क्या बोला, 2010 से 14 तक टाइप बी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2010 से 14 अगर जोड़ते हैं टाइप बी को, 10 से 14 कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 16 4 20 2, यानी 6 6 12 10 22 4 26 और 2 28, 280 आ गया। 2012 से 16 तक टाइप बी का कितना परसेंट है, तो यानी 175 बट्टा 280 गुने 100, यानी यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 7 से 25 बार में, 7 से 4 बार में, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 125 बट्टा 2, यानी 62.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2014 में सभी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन 2013 में बी और 10 में डी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो 2014 में सबसे पहले टाइप बी के निकालना पड़ेगा। 2014 में सभी प्रकार के कारों का औसत निकालना पड़ेगा, यानी सबको जोड़ के जो औसत आएगा वो निकालना पड़ेगा। औसत, इसका औसत मान चलिए x आ गए। उसके बाद 2013 में बी और 10 में डी। 2013 में टाइप बी 68, 2010 में टाइप डी। 2010 में टाइप डी कितना है 42, यानी टोटल योग कितना हो रहा है 68 और 42 को अगर हम जोड़ेंगे तो यानी 110 हो रहा है। तो यहाँ पे जो औसत आएगा वो कितना कम हो जाएगा तो वो निकाल लेना है। ये सवाल खुद से बना लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन करना है बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2011 में टाइप बी और 13 में टाइप ई। 11 में टाइप बी कितना है 56 और 13 में टाइप ई कितना है 64, यानी दोनों का जो योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कुल उत्पादन 2014 में टाइप सी और 12 में डी। 14 में टाइप सी कितना है 56 और 12 में डी कितना है 44, यानी इसका जो कुल योग हो रहा है कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो इस दोनों का अनुपात क्या होगा ना, तो यानी दोनों का पहले 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 6:5, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।